CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। ऑडियो बुक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पृष्ठ 32 से पृष्ठ 43 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पृष्ठ 32। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों फाइबर्स से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए। सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। इस सारणी के मुख्य शीर्षक हैं क्रम संख्या, वस्तु का नाम, रेशे का प्रकार, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। 3.1 संश्लेषित रेशे क्या हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? चित्र 3.1 ए मनके, बी कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखलाएं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। ए रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को
रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ये रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये एक मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है। चित्र 3.2 रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र। इस चित्र में रेयॉन से निर्मित एक गलीचा और कुछ वस्त्र दिखाए गए हैं। बी नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी शयन थैला, पर्दे आदि। चित्र 3.3। इस पृष्ठ पर नीचे कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र 3.3 नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। इस चित्र में टूथब्रश, रस्सी, जुराब और पर्दा दिखाया गया है। बूझों ने एक प्रश्न पूछा, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। चित्र 3.4 एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। पृष्ठ 34। आइए हम जानें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर दो चित्र दिखाए गए हैं। चित्र 3.4 नायलॉन रेशों के उपयोग। इन दोनों चित्रों में से बाईं ओर दिखाए गए चित्र में एक पैराशूट से एक व्यक्ति को उतरते हुए दिखाया गया है। इस पैराशूट की रस्सियां नायलॉन की बनी हैं। उसके साथ वाले चित्र में एक पर्वतारोही को दिखाया गया है। यह रस्सी नायलॉन से बनी है। क्रियाकलाप 3.1 एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सकें। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को
सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 3.5 दिखाया गया है। ये एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा है। प्रेक्षण सारणी 3.2। इस सारणी में 3 शीर्षक मुख्य रूप से दिए गए हैं: क्रम संख्या, धागे या रेशे के प्रकार, धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार। क्रम संख्या 1 कपास, क्रम संख्या 2 ऊन, क्रम संख्या 3 रेशम, क्रम संख्या 4 नायलॉन। आप रेशों या धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी: ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। सी पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पृष्ठ 35। पहेली ने कहा, मेरी मां जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर ये पेट है क्या? पेट, PET, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में पीले रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पॉलिएस्टर, पॉली जमा एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप ये भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं।
ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पहेली ने कहा, ओ, अब मैं समझी कि मेरी मां रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। इस पृष्ठ पर बीच में पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। इन क्रियाकलापों को संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2 एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए। प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। पृष्ठ 36। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। 3.4 प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है तो अन्य में ये तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होती है। चित्र 3.6। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 3.6 दिखाया गया है। ए रेखीय, बी क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं। जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है। चित्र 3.7 प्लास्टिक से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। इस चित्र में प्लास्टिक से निर्मित एक कुर्सी, बाल्टी, प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक का खिलौना दिखाया गया है।
इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में पॉलीथीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पॉलीथीन, पॉली जमा एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पृष्ठ 37। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक, हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पृष्ठ 37। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। चित्र 3.8। प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं। इस चित्र में ऊपर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे बिजली के स्विचेस, प्लास्टिक निर्मित प्लेट। इस चित्र में नीचे की ओर थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे बिजली की तार, प्लास्टिक से बना हुआ जार। 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की ये सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। ए, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। बी, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए।
किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः ये विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। पृष्ठ 38। सी। प्लास्टिक कुचालक हैं। आपने सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुछ उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। पृष्ठ 38। सी। प्लास्टिक कुचालक हैं। आपने सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में पीले रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियों या टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव अवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव अवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्निसह प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। सारणी 3.3 देखिए। सारणी 3.3। इस सारणी में 3 शीर्षक दिए गए हैं। अपशिष्ट के प्रकार, अपह्रासित होने में लगने वाला लगभग समय, पदार्थ की प्रकृति, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। 1 से 2 सप्ताह। जैव निम्नीकरणीय कागज 10 से 30 दिन। जैव निम्नीकरणीय सूती कपड़ा 2 से 5 माह। जैव निम्नीकरणीय लकड़ी 10 से 15 वर्ष। जैव निम्नीकरणीय ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष। जैव निम्नीकरणीय टिन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष। जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक थैलियां कई वर्ष। जैव अनिम्नीकरणीय। पृष्ठ 39। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है।
इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए अर्थात रीयूज, पुनः चक्रित करिए यानी रीसाइकल, पुनः प्राप्त करिए यानी रिकवर, और उपयोग न करना अर्थात रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। इस पृष्ठ पर ऊपर पीले रंग के बक्से में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? इस पृष्ठ पर नीचे प्लास्टिक के इस्तेमाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। रेशा विवेक: प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। पृष्ठ 40। प्रमुख शब्द: एक्रेलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपने क्या सीखा? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से,
बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। पृष्ठ 41। अभ्यास 1। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? 2। सही उत्तर को चिन्हित सही कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि क इसका रूप रेशम समान होता है। ख इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ग इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। 3 उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। ख संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो रिक्त स्थान कहलाता है। ग संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक रिक्त स्थान है। 4 नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। 5 खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 6 थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। 7 समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये चीजें क्यों बनाई जाती हैं। क देगची के हत्थे, ख विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। 8 इन पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच। 9 राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। 10 उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। 11 क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। 12 जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। पृष्ठ 42। 13 कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। कॉलम ए पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन। कॉलम बी काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है।
न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। 14 संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। 15 ये प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। विस्तारित अधिगम। क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1 क्या आपने एक अभियान के विषय में सुना है? प्लास्टिक का उपयोग न करें। इस प्रकार की कुछ गतिविधियां और नारे बनाइए। कुछ राजकीय और अराजकीय संस्थाएं हैं जो सामान्य जन समुदाय को शिक्षित करती हैं कि किस प्रकार प्लास्टिक का सदुपयोग करें और पर्यावरण हितैषी आदतें विकसित करें। अपने क्षेत्र में उन संस्थाओं का पता लगाइए जो जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। यदि इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है तो गठित करिए। 2 विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करिए। बच्चों को इच्छानुसार संश्लेषित कपड़े अथवा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कपड़ों के औद्योगिक निर्माता का अभिनय करने का अवसर दीजिए। तब वे मेरा कपड़ा श्रेष्ठ है विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं। 3 अपने अड़ोस पड़ोस के 5 परिवारों में जाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उनकी पसंद का कारण क्या है और मूल्य, चिरस्थायित्व तथा रखरखाव के संदर्भ में इनके उपयोग के क्या लाभ हैं। एक छोटी रिपोर्ट बनाइए और अपने शिक्षक को दीजिए। 4 कार्बनिक अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय है जबकि प्लास्टिक नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक क्रियाकलाप का निर्माण करिए। पृष्ठ 43 क्या आप जानते हैं नायलॉन रेशम जैसा दिखता है। यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोज़ों की भारी मांग थी। परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोज़ों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 3 यहां समाप्त हुआ।